चैप्टर 1। अटारी गांव में एक बहुत ही छोटे से घर जो किसी छोटी हवेली जैसी लग रही थी, चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियों से सजी हुई थी। उसी हवेली के एक कमरे का सीन बताया जाता है जहां पर चारों तरफ कमरा फूलों से सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज किसी की इस कमरे में पहली रात हो। बाहर से एक आदमी जिसका नाम सत्या था, वो जैसे ही इस कमरे में आता है तो पीछे से एक लड़की जो कि दुल्हन का जोड़ा पहनी हुई थी सीधा सत्या के गले लग जाती है। अब जब सत्या ये देखता है कि उसकी बीवी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई है तो वो कहने लगता है कि मोनिका, तुम तो पहले कभी भी इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुई हो, तो आज भला तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरी मोनिका ही हो ना? अब जैसे ही सत्या ये कहता है ना तो मोनिका चलती है तो सत्या की आंखों में दिखती है और कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हारी मोनिका नहीं बल्कि रूहानी हूँ। अब जैसे ही मोनिका ये कहती है तो सत्या चलता है तो थोड़ा पीछे हट जाता है। इतने में मोनिका चलती है तो सत्या से कहने लगती है, ओ कम ऑन हस्बैंड, मैं तुम्हारी मोनिका ही हूँ। सत्या चलता है तो मोनिका से कहने लगता है कि क्या है इस समय और इतनी खूबसूरत समय पर तुम किस चुड़ैल का नाम ले रही हो? अब इससे पहले सत्या मोनिका को डांटता, उससे पहले ही मोनिका चलती है तो अपनी ओंठ सत्या के होंठों पर रख देती है। सत्या चलता है तो मोनिका को इस तरीके से बदलता हुआ देखकर थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वो चलता है तो फिर मोनिका के प्यार में गुम हो जाता है। इतने में हम मोनिका की आंखों को देखते हैं जो कि अचानक लाल कलर में चमकने लगी हैं। अब जैसे ही सत्या इन लाल आंखों को देखता है ना तो वो मोनिका से कहने लगता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मोनिका चलती है तो सत्या से कहने लगती है कि क्या हुआ, मेरी आंखें तो एकदम ठीक हैं। इतने में मोनिका चलती है तो सत्या के गाल पर हाथ रखती है और हाथ रखती है ऐसा लगने लगता है कि मानो सत्या सब कुछ भूल गया हो और मोनिका के प्यार में पूरी तरह से खो गया हो। अब आधे घंटे बाद का सीन बताया जाता है। यहाँ पर सत्या चलता है तो बाहर जाता है बालकनी में और वहाँ पर सिगरेट पीने लगता है। अब जैसे ही सत्या सिगरेट जलाता है और एक दो सरूटा देता है तभी वो नीचे देखता है कि नीचे तो एक लड़की की लाश डली हुई है। इतने में सत्या देखता है नीचे और किसी की लाश नहीं बल्कि उसकी बीबी मोनिका की लाश डली हुई है जो कि एक दुल्हन के कपड़ों में है। सत्या चलता है तो डर जाता है कि क्या हुआ। वो हैरान हो जाता है कि अभी अभी मैं जिस लड़की के साथ था तो भला वो लड़की कौन है। इतने में हमें अंदर उस लड़की बोला जाए तो मोनिका को बताया जाता है जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही होती हैं और उसके जो बाल है ना वो लहर रहे होते हैं हवा में, वो भी बिना किसी हवा के। इतने में हमें सत्या को बताया जाता है। सत्या चलता है तो कमरे के अंदर आता है और जो मोनिका थी ना उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। अब जैसे ही मोनिका को पता लगता है कि सत्या उसकी सच्चाई का पता लगा चुका है तो मोनिका चलती है तो अपना रूप बदलने लगती है और पलक झपकती अभी तक जो दुल्हन के जोड़े में थी ना वो दोबारा से एक और दुल्हन के जोड़े में आ जाती है। लेकिन इस बार वो मोनिका नहीं बल्कि एक अलग ही खूबसूरत लड़की में बदल चुकी थी जो कि बेइंतहा खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती पर लाखों लोग मर मिटे। अब भाई साहब जैसे ही सत्या इस सामने खूबसूरत लड़की को देखता है ना तो वो एक पल के लिए तो सब कुछ भूल ही जाता है और सोचने लगता है कि इतनी खूबसूरत लड़की। इतने में लड़की चलती है तो कहने लगती है कि मैं रूहानी, आओ सत्या मेरे पास आओ, अभी तो हमारी रात वहाँ की है। अब भाई साहब जैसी रूहानी ये कहती है ना तो उसकी आंखें चमकती हैं और आंखें चमकती जो सत्या अभी तक थोड़ा बहुत होश में था ना वो पूरी तरह से मदहोशी में छा जाता है और ऐसा लगने लगता है कि मानो उसे कुछ याद ही ना हो। लेकिन अब इस बार जब रूहानी सत्या के होंठों पर अपने होंठ रखती है ना तो एक चीख की आवाज सुनाई देती है और पूरे महल में गूंज जाती है चीख। इतने में हमें सत्या को बताया जाता है जो कि अब एकदम सफेद पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर से एक खून की बूंद निचोड़ ली गई हो। इतने में हमें एक आदमी को बताया जाता है, बोले जाए तो इस महल के चौकीदार को बताया जाता है जो कि इस आवाज को सुनकर तुरंत ऊपर के कमरे में आता है। उसके साथ एक और बुड्ढा आया हुआ था जिसका नाम होता है सज्जन सिंह। अब जैसे ही चौकीदार सत्या को ऐसे जमीन पर पड़ा हुआ देखता है ना तो वो चिल्लाने लगता है कि ये मालिक को क्या हुआ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। इतने में जो सज्जन सिंह है ना वो कहने लगता है कि अब कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मालिक सत्या इस दुनिया में अपनी आखिरी सांस ले चुके हैं और इसे और कोई नहीं इसे बल्कि रूहानी ने मारा है और वो मेरे ख्याल से आस-पास ही है। ऐसा करो तुम जल्दी से उसकी तस्वीर निकालो और उसे जलाओ वरना वो यहाँ पर और किसी को भी खत्म कर देगी। अब सज्जन सिंह का यह कहती ही जो चौकीदार था ना वो और लोगों को बुला लेता है और एक खबर पूरे गाँव में बहुत ही तेजी से फैल जाती है और बहुत सारे गाँव के लोग एकजुट होते हैं और सज्जन सिंह से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। सज्जन सिंह भी सभी को बता देता है कि रूहानी मेरे ख्याल से आस-पास ही है, उसकी तस्वीरें
जला दो। अब सज्जन सिंह के है कहती ही गांव में 8-10 तस्वीरें लाते हैं जो कि एक खूबसूरत लड़की की थी और उसे जला देते हैं। अब जैसे ये तस्वीरें जलती हैं ना तो एक चीख जो कि एक लड़की की थी और बहुत ज्यादा दर्द में थी चारों तरफ गूंज जाती है। ऐसा लगने लगता है कि मानो किसी को कोई जिंदा जला रहा हो। और तो और इस चीख की वजह से जो आसमान था ना वो भी काला पड़ जाता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। सज्जन सिंह चलता है तो यहाँ पर समझाने लगते हैं कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, वो भूतनी आसपीसी थी इसलिए वो यहाँ से तेजी से भाग गई है। लेकिन अब ये मेरा फैसला है कि आज के बाद इस गांव में कोई भी शादी नहीं होगी और जो कोई भी मेरे फैसले को विरोध करेगा उसे इस गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब भाई साहब सज्जन सिंह के है कहते ही सीन से होता है और फिर हमें 10 दिन बाद का सीन बताया जाता है। यहाँ पर 18 गांव का जो रेलवे स्टेशन था ना वहाँ पर एक ट्रेन रुकती है और एक बंदा जो कि 22-23 या फिर 24 साल का होगा वो इस ट्रेन से बाहर निकलता है और इसका नाम होता है अनिल, जो कि 18 गांव में एक मंदिर है उसके कुछ फोटो खींचने के लिए आया हुआ है, बोला जाए तो काल्पनिक फिल्म बनाने के लिए आया हुआ है। अब जैसे ही अनिल बाहर निकलता है ना स्टेशन पर तो उसे 18 गांव के पूरे स्टेशन पर एक भी आदमी नहीं दिखता, यहाँ तक कि जानवरों की आवाज भी नहीं आती। 18 स्टेशन एकदम सुनसान डला हुआ था। अनिल थोड़ा हैरान होता है कि पूरे स्टेशन पर एक भी आदमी नहीं है। अनिल थोड़ा हैरान होता है और आगे बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते स्टेशन के इस बेंच पर एक दुल्हन के जोड़े में एक लड़की बैठी हुई दिखती है। अब जैसे ही अनिल इस लड़की को देखता है ना तो वो अपना सब कुछ खो ही बैठता है क्योंकि उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं देखी। पतले पतले होंठ, बड़ी बड़ी काजल से सनी हुई आंखें, छोटी सी नाक, कानों में बड़े बड़े झुमके। अनिल चलता है तो वो हैरान हो जाता है कि लड़की यहाँ पर क्यों बैठी है। अब अनिल इस लड़की को घूर घूर कर देख ही रहा होता है तभी इस लड़की की आवाज आती है कि अनिल। अब जब इस लड़की की आवाज आती है ना तो अनिल हैरान हो जाता है कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता चला। अनिल चलता है तो इस लड़की से पूछने लगता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। लड़की चलती है तो मुस्कुराती हुई कहने लगती है कि तुम्हारे आई कार्ड पर लिखा है। अनिल चलता है तो अपने आई कार्ड को देखने लगता है, साथ ही साथ उस लड़की को देखने लगता है। इतने में अनिल चलता है तो लड़की से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे घर। लड़की चलती है तो मना कर देती है कि नहीं मैं खुद ही चली जाऊंगी। अनिल चलता है तो लड़की से कहने लगता है कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस सकती हो इसलिए चलो मैं छोड़ देता हूँ। लड़की चलती है तो मना कर देती है कि मेरे लिए प्रॉब्लम शायद तुम्हारे यहाँ पर आने से इन गांव वालों की प्रॉब्लम दूर हो जाए। अनिल चलता है तो सोचने लगता है कि ये लड़की आखिर कहना क्या चाहती है, लेकिन फिर अनिल चलता है तो इस लड़की को नजरअंदाज कर स्टेशन से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही अनिल स्टेशन से बाहर आता है ना तो हमें इस लड़की को बताया जाता है जो कि अनिल को देखकर एकदम मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है कि वीरेंद्र तुम आखिरकार आ ही गए। और भाई साहब पलक झपकती लड़की यहाँ से गायब हो जाती है। अब इतने में हमें अनिल को बताया जाता है जो कि स्टेशन से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो आसपास देखता है कि आसपास एक टेम्पो क्या एक उसे कुत्ता तक की नजर नहीं आ रहा। खैर कोई नहीं, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन कमेंट करना स्टोरी कैसी लगी। अगर कमेंट आएंगे ना तो अपन आगे स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे बरनाथ जयराम जी की, मतलब कि कोई दूसरी स्टोरी देखेंगे। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।